नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं टॉप 10 न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू से बात की। उन्होंने विमान दुर्घटना का जायजा लिया। मंत्री ने प्रधानमंत्री को बताया कि वे बचाव और राहत कार्यों की निगरानी के लिए अहमदाबाद जा रहे हैं और पीएम मोदी ने मंत्री से कहा कि वे सभी आवश्यक सहायता तत्काल उपलब्ध करवाएं और स्थिति के बारे में नियमित रूप से अपडेट रहें। सभी संबंधित एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं और समन्वित प्रयास जारी हैं। बता दें कि एयर इंडिया का विमान अहमदाबाद से उड़ान भरने के तुरंत बाद ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया और विमान में 242 लोग सवार थे, जिनमें 2 पायलट और 10 कैबिन क्रू शामिल थे। विमान की कमान कैप्टन सुमित सब्रवाल के पास थी और उसके साथ फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर थे। विमान के बुरी तरह दुर्घटनाग्रस्त होने की खबरें हैं। एयर इंडिया का विमान दुर्घटनाग्रस्त होने के चलते सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद फिलहाल चालू नहीं है। अगली सूचना तक सभी उड़ान संचालन अस्थायी रूप से निलंबित कर दिए गए। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने विमान दुर्घटनाग्रस्त होने की घटना पर दुख जताया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। वहीं तमाम नेताओं ने इस हादसे पर दुख जताया है। इस विमान ने लंदन के लिए उड़ान भरी थी और विमान रिहायशी इलाके में क्रैश हो गया। ऐसे में बड़ा नुकसान हुआ है। राजस्थान के पोखरण में भारत की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने की दिशा में एक बड़ी कामयाबी मिली है। जैसलमेर जिले के परमाणु नगरी पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में रुद्रास्त्र का सफल परीक्षण किया गया और यह परीक्षण SDAL लिमिटेड की ओर से किया गया है। वह वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग करने वाला ड्रोन है, यानी किसी भी मैदान से सीधा ऊपर उड़ान भर सकता है और बिना रनवे के आसानी से उतर सकता है। इस ड्रोन में कई आधुनिक तकनीकें शामिल हैं। ये लक्ष्य पर अचूक निशाना लगाने में सक्षम है। ड्रोन के पास स्थिर और वास्तविक समय का वीडियो लिंक होता है। इसमें लक्ष्य को सीधे देखा और निशाना साधा जा सकता है। 21 जून को पूरी दुनिया 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने जा रही है। इस बार का आयोजन कई मायनों से खास और ऐतिहासिक होगा। भारत में इसका मुख्य कार्यक्रम विशाखापट्टनम में आयोजित किया जा रहा है, जहां खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिस्सा लेंगे। उनके साथ आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू भी मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी इस अवसर पर करीब 45 मिनट में 19 योग आसनों का प्रदर्शन करेंगे। यह कार्यक्रम सुबह 6:30 बजे से 7:30 बजे तक चलेगा। आयोजन को खास बनाने के लिए विशाल स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। विशाखापट्टनम में प्रधानमंत्री के साथ करीब 5 लाख लोगों के साथ योग करने की योजना है। यह आयोजन न केवल देश के भीतर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ध्यान आकर्षित करेगा, क्योंकि इसमें 40 से अधिक देशों के प्रतिनिधि और योग प्रेमी हिस्सा लेंगे। आज पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने अमृतसर में जमाबंदी पोर्टल की शुरुआत की। इस मौके पर मुख्यमंत्री मान ने श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी के प्रकाश पर्व की बधाई दी। अपने संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि अब लोगों को तहसीलों के चक्रों से छुटकारा मिलेगा। उन्होंने कहा कि पहले जब किसी का फर्द या जमाबंदी में पटवारी द्वारा कोई गलती होती थी तो उसे ठीक करवाने में 10-10 साल लग जाते थे और इस दौरान लोगों को पैसा और समय दोनों की बर्बादी करने पड़ते थे। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि ये ऑनलाइन सेवा धीरे धीरे पूरे पंजाब में लागू की जाएगी। अब लोग अपने मोबाइल या कंप्यूटर के माध्यम से घर बैठे ही जमाबंदी कर सकेंगे और फर्द हासिल कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया किसी भी तहसील में करवाई जा सकेगी। किसी विशेष स्थान पर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि देश में पहली बार होगा कि किसी पटवार खाने को ताला लगाकर उद्घाटन किया जाएगा, जो अगस्त तक पूरा होने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न बोर्डों के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा 2025 के टॉपर विद्यार्थियों को सम्मानित किया और उनका उत्साह बढ़ाया। मुख्यमंत्री योगी ने मेधावियों को 1 लाख रुपए का चेक, एक टैबलेट, एक प्रशस्ति पत्र और मेडल देकर उन्हें सम्मानित किया। इसके पहले मुख्यमंत्री योगी ने कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद, लखनऊ एवं माध्यम संस्कृत शिक्षा निदेशालय, नवीन भवन सहित 122 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास भी किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मेधावियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि इस बार जो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में जो परिणाम सामने आए हैं उससे पता चलता है कि बालिकाओं ने बालकों के मुकाबले अधिक सफलता प्राप्त की है। इससे पता चलता है कि लड़कियां मेहनत करने में आगे हैं। उन्होंने सभी को शुभकामनाएं दी। मीठी नदी घोटाला मामले में जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अभिनेता डिनो मोरिया प्रवर्तन निदेशालय के सामने आज गुरुवार को पेश हुए। ईडी के दफ्तर पहुंचे अभिनेता से पूछताछ जारी है। जांच एजेंसी को मिले कुछ अहम सबूतों के आधार पर डिनो मोरिया से सवाल जवाब किए गए और घोटाले को लेकर अभिनेता डिनो मोरिया को 7 जून को ईडी ने सम्मन भेजा था। इससे पहले 6 जून को डिनो मोरिया के बांद्रा स्थित आवास पर ईडी ने छापेमारी भी की थी, जो करीब 14 घंटे तक चली थी। इसके अलावा ईडी ने मुंबई और कोच्चि में 15 से ज्यादा ठिकानों पर कार्रवाई की, जिसमें डिनो के भाई, सेंटिनो ठेकेदारों और बीएमसी अधिकारियों के परिसर शामिल थे। जानकारी के मुताबिक डिनो मोरिया के अलावा
बीएमसी के सहायक अभियंता प्रशांत रामगुंडे समेत अन्य के ठिकानों पर भी ईडी ने छापेमारी की थी। इसी मामले में अभिनेता 28 मई को आर्थिक अपराध शाखा जांच अधिकारियों के सामने पेश हुए थे। अधिकारियों ने अभिनेता से लगभग 7 घंटे तक पूछताछ की थी। इसमें उन्होंने कई अहम सवालों के जवाब दिए। इस मामले में दीनू मोरिया को आरोपी नहीं बनाया गया है, लेकिन पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार व्यक्ति से उनके संबंध को समझना जरूरी है, जिसके चलते उन्हें तलब किया गया है। पलवल एसटीएफ के हाथ बड़ी सफलता लगी है। टीम ने कुख्यात नीरज फरीदपुरिया हिमांशु भाऊ गैंग के लंबे समय से फरार 3 इनामी बदमाश नीरज, सोनू और विनीत को काबू कर लिया है। आरोपी नीरज और सोनू पर 10-10 हजार और विनीत उर्फ गोलू पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। उपरोक्त बदमाश नीरज फरीदपुरिया हिमांशु भाऊ गैंग के शूटर हैं। आरोपी नीरज उर्फ गंजा और सोनू मंजीत निवासी डिगल की हत्या में शामिल थे और वारदात के बाद से अपनी पहचान छिपाकर अलग अलग जगह पर छिपकर रह रहे थे, जिनको एसटीएफ हरियाणा इकाई पलवल की टीम ने कोलकाता से काबू करने में सफलता प्राप्त की। तीनों आरोपी पलवल में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। एसटीएफ की टीम ने तीनों आरोपियों को वारदात को अंजाम देने से पहले कोलकाता शहर से काबू करके सफलता हासिल की है। गाजियाबाद में मसूरी के नाहल गांव में सिपाही सौरभ की हत्या के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी कादिर के भाई फिरोज को वेब सिटी थाना क्षेत्र में मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार फिरोज घटना वाली इस रात भीड़ में शामिल था और कई दिनों से फरार था। इस हत्याकांड में अब तक 16 आरोपित गिरफ्तार हो चुके हैं, जबकि 4 इनामी संदिग्ध अभी भी फरार हैं। मसूरी के नाहला गाँव में 25 मई की रात दबिश के लिए आई नोएडा पुलिस की टीम में शामिल सिपाही सौरभ को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने मुख्य आरोपित कादिर के भाई फिरोज को वेब सिटी थाना क्षेत्र में मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। पुलिस का दावा है कि फिरोज भी घटना वाली रात भीड़ में शामिल था और कई दिनों से फरार चल रहा था। हत्याकांड में 16 आरोपित अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं, जबकि 25 हजार के इनामी संदिग्ध अभी तक नहीं पकड़े गए हैं। गिरफ्तार आरोपी के पास एक तमंचा, एक जिंदा कारतूस के 2 खोखे, एक बाइक बिना नंबर प्लेट की बरामद की गई है। फिलिस्तीन में हुए युद्ध से प्रभावित लोगों को हमीरपुर से आर्थिक मदद भेजने का मामला सामने आया है, जिसके तहत लखनऊ पुलिस की स्पेशल टीम ने 7 लोगों से पूछताछ की है। पुलिस ने मोबाइल नंबर, आधार कार्ड और जरूरी दस्तावेज लेने के बाद सभी को छोड़ दिया है। मौदा की एक संस्था ने सहारनपुर जिले के एक स्वयंसेवी संगठन एनजीओ के जरिए आर्थिक मदद भेजी थी। जानकारी मिली कि इन लोगों ने फिलिस्तीन के साथ ही जहां युद्ध प्रभावित लोग रहते हैं, वहां के लोगों को एनजीओ के जरिए आर्थिक मदद पहुंचाई। इसमें हमीरपुर जिले से सहारनपुर के एक एनजीओ का नाम चर्चा में आया और इसी के बाद मामला पकड़ में आया और जांच शुरू की गई। हालांकि जांच टीम ने कोई भी जानकारी साझा नहीं की है। पाकिस्तान के लिए जासूसी के शक में गिरफ्तार ज्योति मल्होत्रा की जमानत याचिका पर अदालत में सुनवाई हुई और दोनों पक्षों के वकीलों के बीच करीब 20 मिनट तक बहस हुई और दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद न्यायिक दंडाधिकारी सुनील कुमार ने ज्योति मल्होत्रा की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। वकील कुमार मुकेश ने न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी की अदालत में ज्योति मल्होत्रा की जमानत याचिका दायर की थी और इस पर अदालत ने सुनवाई करते हुए पुलिस से उसका जवाब मांगा था। सरकार की ओर से अभियोजन विभाग के सहायक जिला न्यायवादी मनदीप बड़क ने पक्ष रखा और दोनों पक्षों के दलील सुनने के बाद अदालत ने ज्योति मल्होत्रा की जमानत याचिका खारिज कर दी। अब इस मामले की अगली सुनवाई 23 जून को होगी। फिलहाल टॉप 10 न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।